वेलकम स्टूडेंट्स। हॉर्स एंड कार्ट इस केस के बाद एक जो इम्पॉर्टेंट केस आती है दैट इज़ लिफ्ट केस। बेसिकली इसमें हमें डील करना होता है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज़ नथिंग बट द वेट, अपेरेंट वेट, वो कितना होगा। तो लिफ्ट केस में हम तीन अलग केसेस के ऊपर डील करेंगे कि एक तो लिफ्ट नॉर्मल स्टैग्नेटेड है, मतलब रुकी हुई है, स्टेबल है। Second case could be movement of a lift downwards with certain acceleration, क्योंकि constant velocity में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चेंज आता है जब उसमें कोई acceleration हो। और third case is when lift is rising up with certain acceleration again, not moving just with constant velocity। तो apparent वेट क्या होगा उस पर आज हम कंसिडरेशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट विद ऑल दीज थ्री केसेस। सो आई हैव अ लिफ्ट हियर, 1 2 3 बहुत सुंदर सी लिफ्ट बनी है, भावनाओं को समझेंगे। दीज आर थ्री केसेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन इज 0। सेकेंड केस में जिसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगा, और थर्ड केस जिसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, आप कहेंगे रेक्टेंगुलर व्यक्ति है, इट्स ओके, है ना। तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट नीचे की तरफ होगा। लेट अस से दैट इज़ mg। यहाँ पर भी mg, क्योंकि उसका नॉर्मल वेट नीचे की तरफ तो जाएगा ही, बट जो वेइंग मशीन हमें बताती है दैट इज़ ऑलवेज द रिएक्शन फोर्स, दैट इज़ r। ये हमेशा समझें आप, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, महसूस किया होगा, डिजिटल वेइंग मशीन तो खैर मैंने खास देखी नहीं है, लेकिन जो मैकेनिकल वेइंग मशीन आती है उस पर कभी अगर आप खड़े हुए हो और हल्का सा आप अगर अपने आप में मूवमेंट लाएं, उछलने वाला, तो आप देखेंगे मूवमेंट शुरू हो जाता है। उसका भी जो डायल है, वेट जो आता है उसमें, दैट डिफर्स, सो इट रिड्यूसेस एंड इट मे गो अहेड ऑल्सो, आपके वजन से आगे भी चला जाता है। तो बेसिकली यहाँ बात उसी की हो रही है कि जो रिएक्शन फोर्स है, वेइंग मशीन उसको नापती है, ठीक है। तो रिएक्शन अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नॉर्मल रिएक्शन r। क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होगी। दैट मीन्स mg इज इक्वल टू r। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट, इट्स द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट मतलब लिफ्ट में बी मूविंग विथ मे बी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो इस बात को समझिए आप कि कांस्टेंट वेलोसिटी से रिएक्शन पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मूविंग अपवर्ड या डाउनवर्ड। जैसे आप कभी आजकल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बिल्कुल शुरू में आपको हल्का सा महसूस होता है, लेकिन कभी कभी तो महसूस भी नहीं होता कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। केवल उसके जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनसे हमें पता लगता है कि लिफ्ट मूव कर रही है। तो इतना एक्सेलरेशन इतना मिनिमम होता है, या मतलब वेरी टेंड्स टू 0, कि एक्सेलरेट हो गई आपकी लिफ्ट, आपको पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो वो केस अलग है जिसमें आपको पता ही ना लगे, लेकिन रिएक्शन फोर्स के ऊपर जब हम बात करें तो लेट अस कंसिडर दीज थ्री केसेस। सबसे पहले ये कि केस वन में क्या होगा, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन तो r इज इक्वल टू mg ये होगा। सेकेंड केस में आप देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने अभी तक r बनाया नहीं है। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो होगा क्या कि अगर मैं, आप इसको देखिए, r इज इक्वल टू mg, ऑब्जेक्ट नीचे की ओर तब जाएगा जब mg बड़ा होगा, और
ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर तब जाएगा जब आर बड़ा होगा। भाई जो फोर्स ज़्यादा उसकी तरफ मूवमेंट, तो आर बड़ा हो जाएगा सेकेंड केस में, आर इज इक्वल टू एम जी में ऐड हो जाएगा एम ए। आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसमें फाइनली आप ये कर सकते हैं कि m कॉमन g प्लस ए, ये हो गया हमारा नॉर्मल r। तो ये हमारी सेकेंड केस। यहीं इसी स्क्रीन में मैं केस 3 भी बता देता हूँ, केस 3। और ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग इज़ कंसर्न। इक्वेशन कैसे बनाएं उसका ये बेस है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। ना समझ में आए तो वीडियो को आप रिवाइंड करें, बार बार देखें, ठीक है, और इसे अच्छे से समझ लें। थर्ड केस देखिए, आर जो है ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है, डेफिनेटली एम जी बड़ा होगा। जब एम जी बड़ा होगा तो आर से मैच करने के लिए मुझे एम जी को माइनस करना होगा। ये बात आप शायद समझ रहे हैं कि आर बड़ा नहीं है, एम जी बड़ा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, एम जी में माइनस करना होगा एम ए। ये बात समझ में आ गई क्या? अगर ना आई हो तो मुझे कमेंट में भी बताएं कि थोड़ा सा आप और डिटेल समझाएं। बाकी देखिए, अगर मैथमेटिकली आर और एम जी को हम कंपेयर करें, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, मतलब एम जी बड़ा हुआ, एम जी फोर्स बड़ा है। और इक्वेशन में हमें क्या लिखना है, आर। हमें इक्वेशन बनानी है आर की, बिकॉज वी नीड टू डिटरमाइन हियर व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ही आपके वेइंग मशीन में आता है, वही आपका नेट वेट बताएगा। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब अगर आर इक्वल टू एम जी करना है और हम जानते हैं कि एम जी बड़ा है, तो एम जी में कुछ माइनस करना होगा। और क्या माइनस करना है, तो जो ऑब्जेक्ट का मास है मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सीलरेशन, तब वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा। और ये इक्वेशन बन गई। तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन सब समझ में आ गई हैं और नेट इक्वेशन आपकी आ जाएगी g माइनस ए। तो ये तीन केसेस मूविंग डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पर मैंने r को छोटा दिखा दिया। देखिए, ये वेक्टर डायग्राम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रयास ये करेंगे कि जब दोनों बराबर हैं तो दोनों का एरो की मैग्नीट्यूड आपको बराबर रखनी है। दीज आर सम पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। आर जब बड़ा है, आप जान रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आर आपने थोड़ा सा लंबा बना दिया। और जब आप जानते हैं कि इस केस में एम जी बड़ा है, तो आर को थोड़ा सा आप एम जी से छोटा बना लें। तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई देती है कि what is your grasping. So that is all with all these three cases of lift. Thank you students. Vande Mataram.